गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे आप सब। और जैसे कि पता है बच्चों, आप इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी। इसका जो चैप्टर हम लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया है वो है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के अभी तक बच्चों हम लोगों ने 3 लेक्चर्स लगाए हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में आज जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, बात करेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की, सेकेंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, थर्ड एलियन स्पीसीज इन्वेजन की एंड फोर्थ को एग्जिस्टेंस की। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ये चारों के चारों जो रीजंस हैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की, और इन्हीं को हम 4 इविल क्वाड्रेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इन चारों इविल क्वाड्रेंट्स की बात हम करेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्या रीजंस हैं, इन सभी की बात आज के सेशन पे हम लोग करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, ये है इविल क्वाड्रेंट। इविल क्वाड्रेंट्स का मतलब ये 4 रीजन है जो मुख्यतः बायोडायवर्सिटी के लॉसेस का कारण बनते हैं। जो बायोडायवर्सिटी लगातार लॉस हो रही है, नंबर ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, गायब हो रही हैं, कम होती जा रही हैं, उसके पीछे रीजंस जो है यही 4 इविल क्वाड्रेंट्स के हैं। ये 4 इविल क्वाड्रेंट्स क्या है, फिर से मैं आपको बता देता हूं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड फोर्थ है को एक्सटेंशन। तो बच्चों इन सभी की बात हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज के सेशन पे करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से और उससे रिलेटेड कुछ पहले डाटा देखते हैं। बच्चों जैसे कि आप डाटा देखेंगे तो डाटा जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें बताया गया है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आप जानते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहीं पर सबसे ज्यादा आपको बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे अमेज़न के जंगल हो या डिफरेंट रीजन में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो पहले ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरे अर्थ में लगभग 14% थे। ये करीब 14% अर्थ को कवर कर रहे थे। यस, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो ये जो रेन फॉरेस्ट है अब सिकुड़कर सिर्फ और सिर्फ 6% से भी कम रह गए हैं। मतलब 6% से भी कम हो गया है इनका डाटा। जहां पहले कितने थे बच्चों, पहले थे 14%, आज 14% से घट के सिर्फ हो गए रह गए हैं पूरे अर्थ में सिर्फ 6%। कितनी ज्यादा इनके क्षेत्रफल में कमी आ चुकी है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, जैसे आप देखें अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, आपको पता है दुनिया की जो 100% ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन इसी अमेज़न के रेन फॉरेस्ट से आती है। इसलिए अमेज़न को हम अर्थ के लंग्स भी बोलते हैं, प्लैनेट ऑफ द लंग्स भी बोलते हैं। यस, और आपको पता है कि आज की डेट में जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट हैं बहुत तेजी से इनकी कटिंग हो रही है, बहुत तेजी से इसका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं। क्यों, एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहां पर हम लगातार सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। तो सोयाबीन की खेती के लिए जो अमेज़न के जंगल उनके काट दे रहे हैं, उनको काट के और वहां पर खेत बना दे रहे हैं, वहां पर सोयाबीन की खेती करते हैं। दूसरा हमने क्या किया है कि वहां पर चूंकि हमें कन्वर्जन कर रहे हैं, जो ग्रासलैंड है, सॉरी जो ये हमारे रेन फॉरेस्ट है, इन रेन फॉरेस्ट को काट के हम यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान बना दे रहे हैं। ये घास के मैदान में जो घास है वो चारे के रूप में उन कैटल्स को हम खिलाते हैं जिनका उपयोग हम गोमांस के रूप में करते हैं। मतलब ये जो बीफ है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे कैटल्स को हम वहां पर फूड प्रोवाइड करते हैं ग्रासलैंड बना के, और जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उनकी कटिंग करते हैं और प्रॉपर तरीके से उसका हम मार्केटिंग करते हैं और प्रॉपर तरीके से फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। जिसकी वजह से लगातार ये जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट हैं उनका जो क्षेत्रफल है कम होता जा रहा है। तो 2 रीजन है। पहला रीजन आपने देखा कि लगातार यहाँ पर सोयाबीन का खेती की जा रही है, और दूसरा ये अमेज़न के रेन फॉरेस्ट को लगातार हम ग्रासलैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेज़न की जो बायोडायवर्सिटी है लगातार अफेक्ट हो रही है। सेकेंड, अगर हम बात करें बच्चों कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है इसका मतलब क्या होता है। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े कर देना। जैसे अगर हम बात करें कि मान लें कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत बड़ा जंगल है, काफी वर्ग किलोमीटर के एरिया में जंगल फैला हुआ है। अब अगर इस जंगल के एक बीच से अगर हम बच्चों एक रास्ते इस तरह से निकाल दें, एक रोड निकाल दें, हाईवे निकाल दें, तो आप देखिए जंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पता चला फिर हमने एक रास्ता यहां से बीच से निकाल दिया,
फिर हमने इस तरीके से एक रास्ते निकाल दिए। तो आप देखिए पूरा का पूरा जंगल छोटे छोटे पार्ट में फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ की जो डायवर्सिटी है, मुख्यतः जो मैमेल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, आपको पता है उनको सर्वाइवल के लिए बड़ा एरिया चाहिए होता है, स्पीशीज भी प्रोसेस डिस्टर्ब होती है अगर एरिया छोटे हो गए। तो ये जो छोटे छोटे हमने हैबिटेट्स का फ्रेगमेंट कर दिया बच्चों, इसी को हम बोलते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने बताया कि फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या है कि जब बड़े बड़े हैबिटेट्स को, व्हेन लार्ज हैबिटेट्स को हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजंस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज का रीजन है। तो आप जानते हैं मैमेल्स जो है, बर्ड्स हैं, इनको एक लार्ज टेरिटरीज चाहिए होता है। यस, कुछ और भी सर्टेन एनिमल्स हैं जो मैमेल्स और बर्ड्स की तरह उनको लार्ज एरिया चाहिए। विथ माइग्रेटरी हैबिटेट्स आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग, जिसकी वजह से आप लगातार देख रहे हैं कि बर्ड्स और मैमेल्स की जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइनिंग हो रही है, क्योंकि लगातार हम बड़े बड़े जो हैबिटेट्स हैं उसको हम फ्रेगमेंटेट्स करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डायवर्सिटी लॉस आपको देखने को मिलता है। तो पहला रीजन था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कुछ डाटा थे जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए बच्चों, इन डाटा को भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलिए सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो सेकंड रीजन होता है वो होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब जितनी क्षमता है उस क्षमता से ज्यादा वहां से हम चीजों को ले आ रहे हैं, इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी बात करें तो सिर्फ एक शब्द में हम बात कर सकते हैं कि जब हमारी जरूरत व्हेन नीड कन्वर्ट हो जाती है ग्रीड में, जब हमारी जरूरत लालच में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए जंगल है और जंगल में हमें पता है कि लकड़ियां हमें चाहिए फ्यूल के लिए, तो हमें जितनी लकड़ियां चाहिए मिल सकती हैं, सूखी लकड़ियां हम ला सकते हैं वहां पे। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने लालच के चक्कर में हरे हरे पेड़ को काटना स्टार्ट कर दिया और हरे पेड़ को काट के फिर हम उनको बेचने लगे। तो ये क्या हुई, जो हमारी नीड है हमने उसको ग्रीड में कन्वर्ट कर लिया। इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से भी लगातार हैबिटेट का लॉस हो रहा है और डायवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। दूसरा एक सिंपल सा इसमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे स्टीलर सी काऊ। स्टीलर सी काऊ एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है आपके जो पैसेंजर पिजन है। पैसेंजर पिजन को आप जानते हैं, पुराने जमानों में एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियां पहुंचाने के लिए हम लोग कबूतर का यूज करते थे। तो क्या करते थे, इन पैसेंजर पिजन को क्या करते थे, हम एक पिंजड़े के अंदर रख लेते थे। अब अगर हम पिंजड़े के अंदर रखेंगे तो मेल को रखेंगे तो फीमेल को रखेंगे। अब चूंकि दोनों को हम एक साथ नहीं रखते थे, इसलिए दोनों को प्रॉपर अवसर ही नहीं मिल पा रहा था मेटिंग की वजह से, जिसकी वजह से धीरे धीरे पैसेंजर पिजन क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, देखने को अब नहीं मिल रहे। तो पैसेंजर पिजन इसकी चपेट में आ गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। बाय डोमेस्टिकेशन नॉट मेटिंग ड्यू टू नो कपल। अब चूंकि अगर हम पिजन्स को रख रहे हैं, पैसेंजर पिजन्स को, या तो हम मेल को रख रहे हैं तो फीमेल को नहीं रख रहे हैं, फीमेल को रख रहे हैं तो मेल को नहीं रख रहे हैं, तो जब तक कपल एक साथ नहीं होंगे, मेटिंग के चांसेस नहीं होंगे, तो कैसे उनकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, और ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसकी वजह से, ह्यूमंस की वजह से। आप देखिए आज की डेट में समुद्र के अंदर पहले क्या होता था, मछलियां बड़ी आसानी से मिल जाती थी। आज आप डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक में देखते होंगे कि जो बड़े बड़े जहाज हैं, कई सौ किलोमीटर उनको अंदर जाना होता है मछलियों को पकड़ने के लिए। क्यों? आज की डेट में जो मैरीन फिश है उनकी भी संख्या कम होती जा रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का। हमने क्या किया है, लाखों करोड़ों की तादाद में एक बार में हम लोग मछली पकड़ते हैं और उसको प्रॉपर कमर्शलाइजेशन के वे में डाल देते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे समुद्रों के अंदर भी मछलियां कम होती जा रही है। अब पता चला समुद्र के अंदर जब मछलियों का सीजन होता है ब्रीडिंग का, उस दौरान रोक लगा दी जाती है, लेकिन आपको पता है इलीगल तरीके से मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डायवर्सिटी का लॉस लगातार हो रहा है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टीलर सी काऊ का। आप देखिए यहाँ पर ये आपको जो दिख रही है, ये स्टीलर सी काऊ है बच्चों। नाम भले ही काऊ है लेकिन ये फिश टाइप की होती है, स्टीलर सी काऊ है। तो ये भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आज एक्सटिंक्शन इसका हो चुका है। रसिया से बिलोंग करती है। आगे के चैप्टर्स में हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं।
तीसरा जो रीजन आप देखते हैं बच्चों, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नाइल पर्च का। देखो ये नाइल पर्च मछली है और यहाँ पर छोटी छोटी किचलेट फिश आपको देखने को मिल रही है बेटा। देखो यहाँ पर इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स की वजह से भी कुछ जो नेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका नाइल पर्च के रूप में है। यहाँ पर आप देखिए एलियन स्पीसीज उन स्पीसीज को बोलते हैं जो फॉरेन की स्पीसीज होती है, उस नेटिव हैबिटेट में नहीं पाई जाती, कहीं दूसरी जगह से लाके हम वहां पर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि जो नाइल पर्च है, अभी आपने देखा जो नाइल पर्च ये जो फिश है, नाइल पर्च को हमने विक्टोरिया की लेक में, ईस्ट अफ्रीका में विक्टोरिया लेक है, वहां पर हमने इसको डाल दिया, वहां पर लाके इसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। हमने देखा कि वहां पर लगभग 200 से ज्यादा स्पीसीज किसकी, किकलेट फिश की जो रह रही थी, वो फाइनली ये सारी स्पीसीज गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। यस, दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास, जिसको हम पार्थेनियम के नाम से जानते हैं। ये भी एक एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, सॉरी। थर्ड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर हायसिंथ का। वाटर हायसिंथ को हम एकॉर्निया के नाम से भी जानते हैं और इसमें ब्यूटीफुल वायलेट कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है बहुत तेजी से होता है। अगर आप देखें यहाँ पर वाटर हायसिंथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाटर हायसिंथ है और आपने देखा इस पूरे के पूरे पॉन्ड्स को उसने कवर किया हुआ है। शुरुआत में आप देखें कि इसमें बहुत अच्छे वायलेट कलर के फ्लावर होते हैं, लेकिन अगर इस प्लांट का एक छोटे से टुकड़े को कट कर लिया जाए और किसी प्लांट में आप डाल दें तो पूरा का पूरा प्लांट ये पूरे पॉन्ड्स में फैल जाता है। इतनी तेजी से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और पूरे तालाब को घेर लेता है। इससे क्या होता है कि तालाब में उपस्थित जो पानी है उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन उसकी कमी हो जाती है, वहां पर जो मछलियां उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, ये भी एक एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसको एकॉर्निया इसका साइंटिफिक नेम है और वाटर हायसिंथ के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अगर इसके बारे में बच्चों बात किया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ब्यूटीफुल वायलेट कलर के फ्लावर मिलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेट बहुत तेजी से होता है और कुछ ही समय में पूरे के पूरे पॉन्ड्स या नदी को ये पूरा कवर कर लेता है और वाटर में उपस्थित ऑक्सीजन को क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूज करता है, इसलिए वाटर में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उस हैबिटेट में जो और ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको जीने में दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तीसरा आप देखें, अभी रिसेंट जो इलीगल इंट्रोडक्शन हमने करा दिया था अफ्रीकन कैटफिश का। अफ्रीकन कैटफिश का जो नाम है वह है क्लेरियास गैरिपाइनस। ये हमने क्या किया था, एक्वाकल्चर के पर्पस से हमने इसको पोस्ट किया था और आज की डेट में जो इंडिया में उपस्थित इंडिजिनस कैटफिश था उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया है। क्यों? हमारे जो नदियों में क्या हो रहा है कि इन दोनों के लिए एक ही फूड कंपटीशंस के लिए है, फूड रिसोर्सेस कॉमन है, तो फूड रिसोर्सेस को लेके दोनों के बीच में कंपटीशन होने की वजह से जो ये अफ्रीकन कैटफिश है ये तो विन कर रही है, लेकिन जो इंडिया की अपनी इंडिजिनस कैटफिश थी आज उसके अस्तित्व पे खतरा मंडराना स्टार्ट हो चुका है। तो ये कुछ एलियन स्पीसीज इन्वेजन के एग्जांपल है बच्चों की। जब भी हम किसी फॉरेन स्पीसीज को एक ऐसी जगह इंट्रोड्यूस कराते हैं जहां पर पहले से वो स्पीसीज नहीं थी, तो वहां पर जो नेटिव स्पीसीज है उससे उसका कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो वहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो उनकी पॉपुलेशंस कम हो जाएगी जो पहले से वहां पर थी, या दूसरा अगर हो सकता है कि जो एलियन स्पीसीज है उनको खाना स्टार्ट कर दे, जैसे नाइल पर्च के केस में आपने देखा था। तो वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी थी, जो स्पीसीज नंबर ऑफ स्पीसीज थी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो थर्ड रीजन है वो है बच्चों एलियन स्पीसीज का इन्वेजन। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं बच्चों। यस, अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल, को एक्सटिंक्शन। को का मतलब एक साथ साथ गायब हो जाना। आपको पता है कभी कभी ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का मतलब है कि साथ जीना और साथ मरना। जैसे आप जानते हैं कि कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की जो पॉलिनेटर स्पेसिफिक होती है, मतलब वो अगर उसका पॉलिनेशन होना है उस प्लांट की स्पीसीज का तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही होगा। अब अगर वो ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट कर गया
तो निश्चित रूप से वो जो प्लांट जिसका पॉलिनेशन उस ऑर्गेनिज्म में डिपेंड कर रहा था, अब उसका नंबर आ जाएगा, अब प्लांट भी गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका जो पॉलिनेशन था वो स्पीसीज स्पेसिफिक था और वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड करता है या दूसरी स्पीसीज पहली स्पीसीज पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों के दोनों स्पीसीज एक साथ गायब हो जाएंगे अगर किसी एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो। इसी को हम बोलते हैं को एक्सटेंशन और इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। जैसे फिग ट्री और वेस्प के केस पे देखने को मिलता है, ये दोनों ऑब्लिगेट रिलेशनशिप पे होती है। अगर एक स्पीसीज गायब होगी तो दूसरी स्पीसीज भी गायब हो जाएगी। देखिए सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि व्हेन ए स्पीसीज, जब एक कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल स्पीसीज हो जो उसके साथ एसोसिएटेड है और अगर वो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में है तो दूसरी स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट कर जाएगी। इसी को हम बोलते हैं को एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं को एक्सटेंशन। मान लीजिए एक हॉस्ट है और एक पैरासाइट है। अब अगर सिंपल सी बात सोचिए कि अगर हॉस्ट गायब हो जाए तो पैरासाइट कैसे सरवाइव करेगा? जैसे क्या कह रहा है, when a host fish species become extinct, अगर कोई फिश है और वो हॉस्ट है किसी पैरासाइट की और वो गायब हो जाती है तो इसका जो यूनिक असेंबलेज है किसका, पैरासाइट्स का, वो चूंकि उसको हॉस्ट मिलेगा नहीं तो पर्टिकुलर जो पैरासाइट है जो हॉस्ट स्पेसिफिक था बच्चों वो भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा। मतलब दोनों की दोनों स्पीसीज एक साथ एक्सटिंक्ट होंगी। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, इन द केस ऑफ को-इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर। मैंने क्या बताया, कभी कभी जो प्लांट है कुछ पॉलिनेटर के लिए स्पेसिफिक होती है कि वही पॉलिनेटर उसका पॉलिनेशन कराएगा। अब अगर वो पर्टिकुलर पॉलिनेटर स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट कर जाए तो वो प्लांट भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा जो टोटली डिपेंड था उस स्पीसीज पे अपने पॉलिनेशंस के लिए। तो ये जो फिनोमिना है बच्चों इसी को हम बोलते हैं को एक्सटेंशन। तो आप देखिए यहां पर अगर एक स्पीसीज गायब हो रही है तो उसके साथ वाली भी गायब हो जा रही है अगर दोनों ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में है तो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो चार हम लोग ने देख लिया कि चार कौन कौन से रीजंस थे जो बायोडायवर्सिटी के लॉस का कारण थे। अब माइंड में आता है कि हमें क्यों बायोडायवर्सिटी को भाई कंजर्व करना चाहिए, क्यों सुरक्षा इनकी करनी चाहिए, क्यों उनको लगातार ग्रो कराना चाहिए। सिंपल सा है, एक तो होता है नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब हमको अभी रिसेंट की क्या हो सकता है। आपको पता है कि जो डिफरेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, चाहे फायरवुड के फॉर्म पे हो जैसे हम ईंधन के रूप में लकड़ी जलाते हैं, या फूड है, आपको पता है बहुत सारी मेडिसिन आज भी प्लांट से बन रही हैं, टिम्बर्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब के सब हमें कहां से मिल रहे हैं? हमें प्रकृति से ही तो मिल रहे हैं। दूसरा, आज भी 25% जो ड्रग्स हैं वो कहां से आ रही है? प्लांट से आ रही है। तो अगर हमने इनको प्रॉपर तरीके से डायवर्सिटी को कंजर्व नहीं किया, अगर नैरो यूटिलिटेरियन की बात करें कि अभी रिसेंट में हमें इन सभी के लिए हमें जरूरत है कि हमें इस बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। अगर हम बात करें ब्रॉड यूटिलिटेरियन के रेफरेंस में तो भाई आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो हमें कुछ छोड़ना है। अगर हम बात करें जैसे अमेज़न के जंगल है, आज हमें इससे 20% ऑक्सीजन इस पूरी धरती का मिलता है। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी बच्चों तो हम कैसे जिएंगे? आज देखिए कोविड का महामारी का दौर चल रहा है और आज ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की इतनी मारामारी है कि एक एक सिलेंडर आज हजारों का मिल रहा है और आज जो फ्री में हमें प्रकृति ऑक्सीजन दे रही है आज हम उसका मूल्य नहीं समझ रहे हैं, लगातार हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। दूसरा आप देखिए, आपको पता है कि जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है एटमॉस्फेयर में, आपको पता है कि जो प्लांट है अगर वो 100% वाटर लेते हैं तो 98 to 99% वाटर वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में नमी बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और अगर नमी ना होगी तो क्या होगा? हर जगह रेगिस्तान हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के पीछे रीजंस क्या है? लगातार डिफॉरेस्टेशन का होना। पॉलिनेशन अफेक्टेड इन केस ऑफ पॉलिनेटर स्पीसीज एक्सटिंक्शन। अगर कोई पॉलिनेटर स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट कर जाती है तो जिस प्लांट स्पीसीज के लिए वो पॉलिनेटर थी वो स्पीसीज भी गायब हो जाएगी। दूसरा,
एस्थेटिक प्लेजर, भाई देखिए जब भी आपको अशांत होता है मन, कभी आप जंगल में जाके बैठिए, शांत जगह में बैठिए, पेड़ों के बीच में बैठिए, तो एक बहुत अच्छी आपको शांति मिलती है। यस, तो इन सभी के लिए हमको ब्रॉड यूटिलिटेरियन के रेफरेंस में भी हमें सोचना होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम ऐसी सारी चीजें छोड़ के जाएं जो हमें ईश्वर ने हमें गिफ्ट के रूप में दी है, हम उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें। तीसरा, अगर हम बात करें बच्चों कि एथिकल हमारी कुछ एथिकल जिम्मेदारियां भी हैं। कुछ मुझे इन्फेक्शन हुआ है बच्चों, कुछ हमारी एथिकल जिम्मेदारियां भी हैं। वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, हर एक स्पीसीज की वैल्यू होती है। और अगर हम बात करें, चाहे हमारी करंट में उसकी आवश्यकता हो या फ्यूचर में आवश्यकता हो, हमें निश्चित रूप से इन्हें कंजर्व करना चाहिए। वी हैव मोरल ड्यूटी, हमारी एक मोरल ड्यूटी है कि हम जिए और जीने देखे सिद्धांत पे काम करें। तो ये 3 वजह है जिसकी वजह से बच्चों हमें अपने जो सराउंडिंग बायोडायवर्सिटी उसको कंजर्व करें, पेड़ों को बचाएं, जिए और जीने दे की भावनाओं को विकसित करें। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ ऐसे स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं जो आज की डेट में गायब हो चुकी हैं या चपेट में है। अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले रेड बुक के बारे में, तो आपको पता है रेड बुक कौन रिलीज करता है? IUCN संस्था के द्वारा रिलीज होती है रेड बुक। और इस रेड बुक में जो कुछ नाम दिए गए हैं एक्सटिंक्शन के रूप में, जो आज की डेट में गायब हो चुकी हैं, डोडो, पैसेंजर पिजन और स्टीलर सीकाउ, तीनों के तीनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड की कंडीशन में कौन है? सुस सैल्वाइनस, आप देखिए यहाँ पर सुस सैल्वाइनस ये दिया हुआ है, सुस सैल्वाइनस है। बारबेरिस नीलगेरेंसिस, देखिए ये प्लांट है, ये भी आज की डेट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड की कंडीशन में है। तीसरा इंडेंजर्ड जो खतरे में आ चुके हैं, जैसे रेड पांडा, यस ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, रेड पांडा इंडेंजर्ड में है। बेंटिकिया निकोबारिका, देखिए ये सब इंडेंजर्ड की कंडीशन में है। वुल्नरेबल का मतलब जो चपेट में आ चुके हैं उनको हमें बहुत सुरक्षा देनी, अदरवाइज आने वाले समय में गायब हो जाएंगे। जैसे आपको पता है एंटीलोप सेल्विकैप्रा, आपको पता है इसको सलमान हिरन के नाम से भी जानते हैं, और सलमान खान इसके शिकार के चक्कर में कई साल आपको पता है जमानत उनको नहीं मिली। कुप्रेसस कैस्मेरियन, यस ये भी वुल्नरेबल की कैटेगरी में, चपेट में है, और अगर हमने इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दिया तो आने वाले समय में ये सब के सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बच्चों। तो बायोडायवर्सिटी क्यों जरूरी है इसको हम लोग ने समझा। तो आई होप आपको बच्चों अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो जरूर लेक्चर को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन एक ही जगह सारे लेक्चर्स मिल जाए, तो आप हमारे लर्निंग ऐप DNC माई एजुकेशन कैबिन मीडिया को गूगल प्ले स्टोर में जाके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर ये लेक्चर अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच to all of you my dear students. We will meet again in next lecture with a beautiful newly topic. तब तक के लिए bye bye, see you, bye, thank you, bye.